प्राइस एनालिसिस। यहाँ पे आप क्या देखते हो, आप प्राइसिंग पॉलिसी स्टडी करते हो, प्राइस ट्रेंड स्टडी करते हो, यहाँ पे आप इनफैक्ट इन्फ्लेशन रेट भी स्टडी कर सकते हो। बट वो कब हो सकता है, जब आपके पास डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, जो किसके थ्रू होगा, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन। हमने कुछ पॉपुलर थियोरीज पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में, जो है प्राइस एंड डिमांड और एल्स डिमांड एंड सप्लाई। सो ये क्या है, दो वेरिएबल्स हैं और इन दोनों वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ मैथमेटिकल रिलेशन फॉर्म होगी। और वो आप कैसे देखोगे, जब आपके पास में कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो जब आप मैथमेटिकल रिलेशन फॉर्म करोगे, आपको किसके थ्रू ये हेल्प मिलेगी, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द नेक्स्ट इज यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट्स। यहाँ पे हम डिफरेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं जो हमारे होंगे, लेट्स से इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है, या फिर आप प्राइस एंड कंजम्पशन, डिमांड एंड सप्लाई, जो हमारी पॉपुलर थियोरीज हैं, पॉपुलर इकोनॉमिक कंसेप्ट्स हैं, वो सब आप रीड करोगे तो उनका जो बिहेवियर है, ठीक है, वो किसके बेसिस पे आता है, विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल टू यू। The next is formulation of economic laws. The famous law of demand and elasticity of demand, ये जो दोनों famous laws हैं वो कहाँ से आए हैं, वो आप जानना चाहोगे। वो आए हैं inductive method of generalization से। और ये जो method थी, this was based on statistical principles। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इकोनॉमिक लॉस फॉर्म करने में भी किसका इन्वॉल्वमेंट है, स्टैटिस्टिक्स का। सो इस तरीके से यहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स बहुत यूजफुल हो गई। The next point is study of market structures. जब हम प्राइस एनालिसिस कर रहे होते हैं तब आप कुछ टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर्स भी स्टडी करते हो। लेट्स से परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सारे टर्म्स अभी सुनने में आपको बहुत बड़े लग रहे होंगे, बट जब आप स्टडी करोगे यू विल गेट द कंसेप्ट और आपको ये बहुत ईजी लगेंगे। पर ये सारे जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये आप किसके हेल्प से स्टडी कर सकते हो, विद द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आप ये भी देख सकते हो कि आपके जो फर्म्स हैं, इंडिविजुअल फर्म्स हैं, उनका क्या कॉस्ट है, उनका कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपके प्राइजेस में क्या वेरिएशन आ रहे हैं, कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है, ये सब कुछ आप स्टडी कर सकते हो। द लास्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमने आगे भी देखा कि हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जब आप न्यूमेरिकल टर्म्स में प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करते हो तो आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, है ना, बिकॉज जो डेटा है आपका वो इजी हो जाता है रेफर करना, उसे समझना इजी हो जाता है। मैं अगर आपको इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मैं आपको अगर ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर दूँ तो आप बोलोगे कितना ईजीली आपको समझ में आ जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि वो ग्राफ के फॉर्म में है, वो डेटा मैंने आपको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया। सो दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड एंड सॉल्व एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ तक हमने सारे यूजेस देख लिए, किस में, इकोनॉमिक्स में क्या यूजेस हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हेड विच इज इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। मैंने आपको बताया था कि आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक प्लानिंग भी आएगी जो हम हमारे नेशन के लिए करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस वन। इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अचीविंग फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ नेशंस रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपका जो नेशन का जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो आप फास्ट अचीव कर सकते हो। बट कैसे? जब आप सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो। और उसके आगे अब क्या दिया हुआ है, एट एवरी स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग देयर इज नीड फॉर फिगर्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जब आप इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे होते हो तो आपने देखा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आप किस में एक्सप्रेस कर सकते हो, फिगर्स में। तो जब आपके पास फिगर्स हैं तो इकोनॉमिक प्लानिंग में आपको हेल्प हो जाती है। द नेक्स्ट इज यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इट इज पॉसिबल टू असेस द अमाउंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी एंड अकॉर्डिंगली डिटरमाइन वेदर द स्पेसिफाइड रेट ऑफ ग्रोथ इज सस्टेनेबल और नॉट। हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में देखा कि हमें नेशन के रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हो कि आपके पास किस तरीके का रिसोर्स और कितना रिसोर्स क्वांटिटी वाइज भी अवेलेबल है, आप उसका कैसे यूज़ कर सकते हो। और आपने जो सस्टेनेबल ग्रोथ, दैट इज़ जो आपने ग्रोथ रेट डिसाइड की है, वो अचीवेबल है या नहीं है, वो सस्टेनेबल है या नहीं है, उतना आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे जो आपने फोरकास्टिंग की है ग्रोथ रेट की।
तो यहाँ पे ये तो हमें समझ में आ गया। द लास्ट पॉइंट इज statistical analysis of data regarding an economy may reveal certain crucial areas like increasing rate of inflation which may require immediate attention। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही क्रूशियल एरिया की बात हो रही है, जैसे कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर हमारे लेट्स से जीडीपी डिक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो रही है, ठीक है, सो ये कुछ प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, ये कुछ क्रूशियल एरियाज है जहाँ पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अगर डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में अवेलेबल है तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, और उससे क्या होगा, गवर्नमेंट का इमीडिएट अटेंशन जाएगा इन क्रूशियल एरियाज़ के ऊपर। क्योंकि क्यों, न्यूज़ में भी फटाफट से फ्लैश हो जाएगी डेटा कि जीडीपी कम हो गया है, हमारे जो पर कैपिटा इनकम है वो कम हो गई है, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो गई है, तो लोगों को ईजिली पता चल जाता है कि इतने परसेंटेज या इतने परसेंटेज डिक्रीज़ है या इतने परसेंटेज इंक्रीज़ है, ठीक है। सो गवर्नमेंट का भी इमीडिएट एक्शन यहाँ पे आ जाता है, उन्हें हेल्प हो जाती है। यहाँ तक आपने क्या देख लिया, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बिजनेस यूनिट को एस्टैब्लिश करना। और बिजनेस यूनिट को जब आप एस्टैब्लिश करते हो तो आप क्या देखते हो, आप कुछ फैक्ट्स देखते हो, जैसे कि आप अपना लोकेशन देखोगे, आप फोरकास्ट करोगे आपका टर्नओवर क्या होना चाहिए, डिमांड क्या होगी, कितने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो जब आपने अपना फर्स्ट स्टेप कर लिया है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल फिगर्स चाहिए, कुछ ट्रेंड लाइंस चाहिए जिन्हें आप स्टडी कर सको, ठीक है, ये सब एस्टिमेट करने के लिए। अब बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। आपको प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर की डिमांड जो है आपके प्रोडक्ट की वो आपको एनालाइज करनी है, आपको कुछ ना कुछ ट्रेंड लाइन स्टडी करनी है, उसके हिसाब से ही आप अपना डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एस्टिमेट कर पाओगे। द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोडक्शन प्लानिंग। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि आपका प्रोडक्शन प्लानिंग ऐसा होना चाहिए कि ओवर भी ना हो जाए और अंडर भी ना हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपका प्रोडक्शन बहुत सारा हो गया, ठीक है, और कम हो गया, आपकी डिमांड के आगे आपने प्रोडक्शन बहुत कम किया, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन योर डिमांड एंड योर सप्लाई। द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल। हम देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं तो वो लोग का जो प्रोडक्शन होता है वो इतना अच्छा होता है, वो लोग सिर्फ अपनी जो अच्छी चीज़ें होती है, जो बेस्ट चीज़ें होती है, जो उनका क्वालिटी कंट्रोल चेक अप्रूव करता है, उसके बाद ही वो मार्केट में सेल करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, और वो किस में होते हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स में होते हैं। तो यहाँ पे आपने 4 स्टेजेस देख लिए कैसे हो गया। द फिफ्थ थिंग इज फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो उससे पहले आप कुछ ना कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। आप देखते हो कि आपका जो कंज्यूमर है उसकी हैबिट्स क्या है, उसके प्रेफरेंसेस क्या है, उसका परचेजिंग पावर क्या है, आपका जो कंपेटिटर है उसकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, और ये सब किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। द लास्ट थिंग इज अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग। यहाँ पे आप क्या करते हो, अपना रेवेन्यू और अपना एक्सपेंडिचर जो है उसका अकाउंट मेंटेन करते हो। पर सिर्फ यही नहीं, आप यहाँ पे देखते हो कि आपने पर यूनिट कितना कॉस्ट लगा, पर यूनिट कितना आपने प्रॉफिट कमाया, 1 आवर में एवरेज इन 1 आवर आपने कितना प्रोडक्शन किया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। आप मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ में डील कर रहे हो तो आपको अकाउंट्स की राइटिंग एंड ऑडिटिंग मेंटेन करना ज़रूरी है। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि बिजनेस में कैसे इंपॉर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स की। अब हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं जो हमारा है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। The first one is statistics does not study qualitative phenomena। हम पहले से ही बात कर रहे हैं, जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की तभी हमने देख रहा था कि स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन में डील करता है। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स ही यूज़ किए जाएंगे। तो अगर आप इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, ब्यूटीफुल हो, हमने क्या देखा था, वो हमारे स्टैटिस्टिक्स के लिए कुछ भी रिलेवेंट नहीं है, वो डेटा रिलेवेंट यहाँ पे नहीं है। द नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल्स। मैंने आपको एक टीचर की सैलरी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन के साथ में हमारा डेटा कुछ भी डील नहीं करेगा। आपके पास में एग्रीगेट फैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे आप कंपैरिजन कर सको, आप कुछ ना कुछ एनालिसिस कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। द नेक्स्ट इज only experts can make the best possible use of statistics।
जो स्टैटिस्टिक्स का जो मेथड्स होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं जिससे हम एनालिस करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ोगे, ठीक है। बट स्टैटिस्टिक्स इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट। आप इतना सा पढ़ के आप एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे। इसके लिए एक्चुअली में आपको इसमें स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत डीप जाना पड़ेगा, तब जाके आप इसका डेटा का बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर पाओगे। द नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है, हम हिंदी में समझते हैं इसको कि देखो क्या बोला जा रहा है। लेट्स से आप एक सिटी में रहते हो, ठीक है, आप एक सिटी में रहते हो और वहाँ पे पर वीक 3 थेफ्ट्स होते हैं। थेफ्ट्स मतलब चोरियाँ होती है, ठीक है। वीक में 3 बार चोरी होती है। जब मैंने देखा कि नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है तो मंडे के दिन ही 3 चोरियाँ हो गई, तो क्या आप पूरे वीक में एक भी थेफ्ट नहीं होगा? क्या पूरे वीक में आप थीव्स नहीं आने वाले हैं? क्या ये गारंटी है? नहीं। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, सिर्फ एवरेज निकालने में आपकी हेल्प कर सकता है, बट ज़रूरी नहीं है वो हर जगह पे वो एवरेज आपका सही हो, ठीक है। अगर पहले ही दिन पे 3 चोरियाँ हो चुकी हैं तो पूरा वीक बाकी है, देयर आर 6 more days, ठीक है। तो कोई भी और दिन पे भी चोरी हो सकती है, ठीक है। तो एवरेज आपके पास है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो हर जगह आपको काम आए। द नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। लोग चाहें तो स्टैटिस्टिक्स का डेटा जो होता है उससे मैनिपुलेट कर सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि आप इग्नोर कर सकते हो कुछ फैक्ट्स को, या फिर आप बायस्ड हो जाते हो किसी फैक्ट को लेके। ये भी हो सकता है कि आप है ना रॉन्गली रिकॉर्ड कर दो कोई डेटा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब मैनिपुलेट करना ईजी है और अगर बायस्ड होना ईजी है तो इसे मिसयूज़ करना भी ईजी हो जाता है, ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म और होमोजीनियस। अब ये यूनिफॉर्म और होमोजीनियस मतलब क्या? अगर आप कोई यूनिट मेंशन करते हो, लेट्स से आपकी क्लास में बच्चे हैं 30 और आप उनकी हाइट मेजर कर रहे हो और आपको यहाँ पे मेंशन करनी है हाइट। अब आपने क्या किया, बीच में किसी का वेट भी दे दिया, आपने किसी बच्चे के टर्म 1 या टर्म 2 के मार्क्स भी दे दिए डेटा में। तो क्या ये कि यूनिफॉर्म डेटा है? नहीं। यहाँ पे हमारा जो रीडर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो, किसके बीच में कंपैरिजन दिखाना चाह रहे हो, हाइट के बीच में, वेट के बीच में या मार्क्स के बीच में। सो व्हेन यू आर मेंशनिंग द डेटा, आप ऐसे कर सकते हो कि तीनों चीज़ों को अलग अलग तरीके से मेंशन कर दो, तीनों के अलग टेबल क्रिएट कर दो या अलग ग्राफ क्रिएट कर दो, तो वो रीडर के लिए ईजी हो जाएगा। बट जहाँ पे आप एक चीज़ मेंशन कर रहे हो, अगर हाइट मेंशन कर रहे हो तो सिर्फ हाइट ही मेंशन करो, उससे डेटा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस नेचर में रहेगा। अब यहाँ तक हमने ये चैप्टर के सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल प्लूरल सेंस में है, सिंगुलर सेंस में है, उसके फंक्शंस क्या है, वो कैसे यूज़फुल है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये सब कुछ कवर हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे स्टेजेस जो होते हैं, जो हमने देखा सिंगुलर सेंस में हमने देखा था, द फर्स्ट थिंग वाज कलेक्शन ऑफ डेटा। लेट्स मूव ऑन टू दैट चैप्टर। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।